वन संपदा का संरक्षण भी आवश्यक है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में वन श्री को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। हमारे यहाँ पीपल, बट आदि वृक्षों की पूजा भी प्रचलित है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चैत्र एकादशी तथा अन्य अवसरों पर इस प्रकार की पूजा की जाती है। कई वृक्षों की लकड़ियां जलाई नहीं जाती हैं, उन्हें काटना पाप माना जाता है। पीपल और बट को जल चढ़ाया जाता है। तुलसी के पौधे को आज हमारे घरों में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। उसके तले संध्या को दीपक जलाया जाता है। उपासना के पश्चात अर्घदान के लिए वृक्षों व पौधों पर जल चढ़ाया जाता है। इन परंपराओं के पीछे यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो वह यही है कि मनुष्य वनों का, वृक्षों का महत्व समझे। अपने स्वास्थ्य व समृद्धि के साथ जुड़े हुए इस प्रकृतिगत संरचना का महत्व समझे। हमारे धर्म ग्रंथों में यंत्र तंत्र वनों की महिमा वर्णित है, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण आर्ष ग्रंथों की रचना तपोवनों में ही हुई थी। हमारी देवोपम संस्कृति का उद्भव व विकास वन क्षेत्र में ही हुआ था। आर्थिक और अन्य दृष्टिकोणों से भी देखें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वन संपदा का हमारे लिए कितना महत्व है और उसका संरक्षण संवर्धन कितना आवश्यक। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, जल के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के बिना वह कुछ ही क्षणों में मर जाता है। मनुष्य के लिए जो प्राणवायु चाहिए वे पेड़ पौधे ही प्रदान करते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे मनुष्य सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के लिए प्राणघातक है, पेड़ पौधे स्वयं भक्षण करके पुनः मनुष्य के सांस लेने व जीवित रहने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रकृति के इस चक्र को मनुष्य इन दिनों पूरी तरह विश्वखलित कर रहा है। मनुष्य ही नहीं, अब तो उसके द्वारा बनाए गए कल कारखाने व भवन टनों दूषित वायु वातावरण में छोड़ते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ती जाती है। यदि मनुष्य ने अपने अति आवश्यक खाद्यान्न शुद्ध वायु पाने के लिए वनों का क्षेत्र, जनसंख्या तथा कल कारखानों के साथ साथ बढ़ाया नहीं तो उसके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे मोटा इलाज वनों की समृद्धि है। खाद्य पदार्थों के लिए हमें कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा करने में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। महासागरों से जो मानसून उमड़ते हैं वे वनों के द्वारा शीतलता पाकर ही वर्षा करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर वनों को सुरक्षित रखने की गरज से पृथक से वन विभाग खोला है तथा एक निश्चित सीमा तक वन क्षेत्र बनाए रखा है। हमारी आर्थिक समृद्धि वनों के साथ जुड़ी होने से हमें इस ओर पूरा ध्यान देना ही चाहिए। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो भूमि का तल कट कट करके सागर के पेट में पहुंचने लगता है। धरती माता के इस उपजाऊपन का क्षरण उसे बंध्या बना देने को पर्याप्त होता है, किंतु ये वन ही उसे इस क्षरण से बचाते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से भूमि को बांधे रहते हैं, उसे कटने नहीं देते हैं। पर्वतों पर वृक्ष न रहे होते तो उनका जीवन आधा ही रह जाता। अतः वनस्पति लगाने का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का रक्षण करना और वन काटने का अर्थ है उसे बंध्या बनने का अभिशाप दे देना है। वनों से कई प्रकार की संपदाएं मनुष्य को मिलती हैं। नॉर्वे, स्वीडन तथा रूस के कोणधारी वनों के क्षेत्रों के निवासियों का जीवन तो वनों पर ही आधारित है। उनकी अर्थव्यवस्था वन उद्योग पर ही टिकी हुई है। वनों से मूल्यवान इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लाख, गोंद, रेशम, कत्था, फल फूल, वनों औषधियाँ आदि मिलती हैं। इनमें कितने ही वनचारी पशु पक्षी रहते हैं, कितनी ही अरण्यवासी वनजातियों का जीवन इन वनों पर ही आधारित है। थोड़ी देर के लिए यह कल्पना करें कि वनों से निकलने वाली लकड़ी आदि उपजें हमें मिलना बंद हो जाएं तो हमारी क्या स्थिति होगी, तो हम उस कल्पना से ही सिहर जाएं। किंतु यदि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वनों की वनस्पतियों की वृद्धि आंकी गई तो वह दिन आने वाला है जब हमारे हिस्से में
बहुत कम वन क्षेत्र रह जाएगा। लकड़ी की बढ़ती कीमतें तथा कमी इसी बात की पूर्व सूचना है। हमारे देश में जितना वन क्षेत्र होना चाहिए उतना नहीं है। हमारे यहाँ 2,74,000 वर्ग मील पर ही वन है। यह देश के समूचे क्षेत्रफल का 22% ही है, जो बहुत कम है। साथ ही साथ प्रति एकड़ वनोत्पादन भी बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रति एकड़ वनोत्पत्ति 25 घन फुट है, जबकि फ्रांस में 56.8 घन फुट, जापान में 30 घन फुट है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ वन उतने सघन नहीं हैं जितने होने चाहिए। वनों से ही धरती की सुंदरता निखरती है। प्राकृतिक स्थलों में जो नैसर्गिक सुषमा सौंदर्य रमणीयता देखने को मिलती है, वह बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं व सुंदर महानगरों में कहाँ देखने को मिलती है। प्रकृति स्थलों में पहुँचते ही हरितमा के दर्शन होते हैं, चित्त आह्लाद से भर उठता है। यही कारण है कि नगरीय सभ्यता से उबा हुआ त्रस्त हुआ व्यक्ति शांति पाने के लिए हिल स्टेशनों की ओर भागता है। माँ से बिछड़े हुए शिशु की जो स्थिति होती है, वही स्थिति मनुष्य की हो जाती है और वह पुनः माँ प्रकृति की गोद में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ता है। मोटे तौर पर वनों तथा वनस्पति जगत से मनुष्य को मिलने वाले लाभों का वर्णन ऊपर किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनों का, वृक्षों का मनुष्य के जीवन के साथ अटूट संबंध है। यह संबंध जीवन मरण के प्रश्न जैसा महत्वपूर्ण है। अतः हमें बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती यांत्रिक सभ्यता के साथ साथ वनों का, वृक्षों का संरक्षण, अभिवर्धन करने के लिए समय रहते ही सचेष्ट हो जाना चाहिए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ 3 महीने ही वर्षा होती है और वह भी अनिश्चित सी, अतः वन संरक्षण की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, तो हमें निकट भविष्य में अकाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विशेषतः भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए तो वन ही अन्नदाता है। प्राचीन काल में जबकि देश में वनों की बहुलता थी, वनवासी तपस्वियों का समस्त योगक्षेम वनों पर ही आधारित था। भोजन, छाजन, यहाँ तक कि वस्त्र भी जंगलों से ही प्राप्त होते थे। कंद मूल, फल, पत्ते आदि का सात्विक आहार बांस, ताड़ एवं वट आदि से, कुटीर भोजपत्र, केला पत्र एवं कमल पत्र से वस्त्रों की आवश्यकता पूरी की जाती थी। गुरुकुलों के आचार्य और राजकुलों के राजकुमार, अभिजात वर्ग के छात्र अपने अध्ययन काल में संपूर्णतः वनों पर ही आधारित रहते थे। इस प्रकार तत्कालीन समाज का प्रबुद्ध वर्ग अपने जीवन का अधिकांश समय वनों में ही व्यतीत करता था। राज्यों की सीमाओं के वन प्रदेश अलग होते थे। सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी भी राज्य के लिए वनों का अत्यंत महत्व था। इसलिए वनों की रक्षा के लिए विशेष चौकी पहरे का प्रबंध होता था। सेना के वाहनों, घोड़े, हाथियों का चारा पानी पूर्णतः इन्हीं जंगलों से प्राप्त होता था। यदि यह कहें कि प्राचीन भारत के समस्त निवासियों का भरण पोषण जंगलों पर ही आधारित था, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आज भी ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधि, जड़ी बूटी, गोंद, लाख, मधु तथा अन्य कई महत्वपूर्ण उद्योगों का कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। बीड़ी का तो समस्त उद्योग जंगलों पर ही निर्भर है। इस भांति देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग की रोजी रोटी जंगलों से ही चलती है। विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के जंगल अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों से अधिक विचित्र और अधिक मनोहर हैं। जंगलों के शांत और निरापद वातावरण में भारतीय तत्वदर्शियों ने प्रकृति के गहनतम रहस्यों का अध्ययन किया है। श्री समृद्धि के कुबेर इन वन प्रदेशों का संरक्षण जनता एवं सरकार दोनों का अनिवार्य उत्तरदायित्व है, किंतु यह उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार के काम अपने ढंग से होते हैं और सरकार भी तो जनता के आदमियों द्वारा ही चलती है। वनों का महत्व समझ लेने पर सरकार व जनता दोनों की तरफ से वन संरक्षण का काम हो सकता है। सरकार भी वनों से लाभ उठाने के लिए ठेकेदारों को लकड़ी कटाई ठेके देती है। उनमें भी पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो वनों की सघनता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। वनों की अंधाधुंध कटाई रोककर उन्हें सघन बनाने का प्रयास होना चाहिए। यदि हम वन क्षेत्र को बढ़ा न सके तो कम से कम उन्हें विरल होने से तो
रोकना ही चाहिए। अभी तक अधिकांश जनता खाना पकाने के लिए लकड़ी तथा लकड़ी के कोयले जलाती है। इससे हमारी वन संपदा को बहुत हानि पहुंचती है। इसी गति से यदि ईंधन की खपत होती रही तो निकट भविष्य में हमारे सामने ईंधन की समस्या विकराल होकर आएगी। अतः भोजन पकाने में कम से कम ईंधन लगे ऐसी पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक है। भाप द्वारा पकाने जाने की विधि में लगभग 1/3 ईंधन ही खर्च होता है। नगरवासियों के लिए भाप द्वारा भोजन पकाने के उपकरण महंगे होते हुए भी ईंधन की बचत को देखते हुए सस्ते ही पड़ते हैं। अतः इनका उपयोग करना लाभकारी है। जहाँ फलों के बगीचे लगने की सुविधा है, जलवायु अनुकूल है, वहाँ खाद्यान्न तथा अन्य फसलें ना उगाकर फलों के बगीचे लगाने पर ही कृषकों को ध्यान देना चाहिए। यूँ भी कम उपजाऊ भूमि पर आम, अमरूद, बेर आदि के बाग लगाकर अधिक व स्थायी लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार देश की वानस्पतिक संपदा में अभिवृद्धि होगी। देश की घटती हुई वन संपदा को दृष्टिगत रखकर स्वर्गीय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वन महोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाने का अभियान चलाया था, किंतु वह अभियान अभी तक सरकारी क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गया है। यह अब भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, किंतु यह मात्र आंकड़े पूरे करने की बात बनकर रह गई है। इसे जनता का अभियान बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को अपने इस दायित्व को समझना चाहिए। हम अपने खाने जितना अन्न उगाते हैं या नहीं उगाते तो उसे मेहनत की कमाई खर्च करके खरीदते हैं, तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम जितनी सांस लेते हैं, जितनी वायु गंदी करते हैं, जितनी प्रकृति प्रदत्त लकड़ी जलाते हैं, उतनी ही वन संपदा की वृद्धि भी करें। नहीं तो एक प्रकार का प्रकृति द्रोह व भावी संतति के हित में अपराध होगा। हम उनके हक पर डाका डाल गए। जनता के सजग सचेष्ट रहने की आवश्यकता है कि वर्तमान वन कटने व विरल होने से बचे रहें। वृक्षारोपण परम पुनीत कार्य है। वृक्ष लाभ हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कम से कम जितनी लकड़ी काम में लेते हैं उतनी क्षतिपूर्ति तो हमें करनी ही चाहिए। सम्राट अशोक एवं उनके पश्चात 15वीं शताब्दी तक वृक्षारोपण को एक धार्मिक कृत्य के रूप में महत्व दिया जाता रहा। हर वृक्ष को काटना मनुष्य की हत्या कर देने जैसा जघन्य कृत्य समझा जाता था। अनावश्यक रूप में वृक्ष की पत्ती को तोड़ना भी नैतिक दृष्टि से अपराध ही समझा जाता था। 15वीं शताब्दी में जबकि देश पर मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था, शेर शाह, अकबर, जहांगीर आदि मुस्लिम सम्राटों ने समस्त राजपथ के दोनों ओर विशाल और सघन छायादार वृक्ष लगवाए। स्थान स्थान पर नवीन उद्यान लगाकर देश की श्री और सुषमा की अभिवृद्धि की। कश्मीर का शालीमार और निषाद बाग आज भी इसके साक्षी है। पिछले 2 शताब्दियों में वृक्षों को बड़ी निर्दयता से काटा गया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। किसी समय वृक्ष के स्वतः सूख जाने पर उसकी लकड़ी काम में लाई जाती थी, किंतु पिछली इन 2-3 शताब्दियों में तो सैकड़ों वर्ग मील में फैले हुए वनों को काटकर काश्त की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई अधिक मुनाफे का सौदा साबित नहीं हुआ है। बढ़ती हुई आबादी को अन्न पैदा करने की दृष्टि से यदि इसे उचित मान भी लिया जाए तो दूसरी ओर मरुस्थल का बढ़ना, चारागाहों की कमी तथा वर्षा की कमी घोर व्यापक विभीषिका बनती जा रही है। किंतु संतोष है कि देश के कुछ मनुष्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने वर्षा तथा वनों को एक दूसरे का पूरक सिद्ध करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।